नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। सेक्टर 20 में डीएलएफ मॉल के पास में पुलिस सीसीटीवी से नजर रख रही है और इसी को लेकर सेक्टर 20 नोएडा के एसएचओ डीपी शुक्ला ने साधना प्लस टीम के प्रतिनिधि को अहम जानकारी दी। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 20 के क्षेत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है और साथ ही 10 से 12 जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये कैमरे क्राइम कंट्रोल में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बदमाशों का डाटा पहले से पुलिस के पास उपलब्ध है। अगर कोई वांछित अपराधी इन कैमरों के पास से गुजरता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पहचान तुरंत कंट्रोल रूम में दिख सकेगी। इसके अलावा कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट और उनमें बैठे लोगों की पहचान भी साफ तौर पर की जा सकेगी। यह परियोजना शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही यहां के लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। ये सीसीटीवी पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, जिसमें कोई भी अराजक गतिविधि की जांच आसानी से हो सके। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो कि पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा होगा। जैसे ही किसी घटना की सूचना मिलेगी, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पीआरवी या फिर डायल 112 को तुरंत जानकारी दी जाएगी। थाना फेस 2 नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल से राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीनने वाले और मौका पाकर लोगों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक अभियुक्त को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, स्नैचिंग और चोरी के 11 मोबाइल फोन के साथ में अवैध असलहा बरामद किया है। जब थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा भंगेरकर के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल में सवार तीनों व्यक्ति रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ सर्विस लेन की तरफ भगाने लगे। पीछा किया तो खुद को गिरता देख उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रख दी और पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब जवाबी फायर में आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। अन्य 2 व्यक्तियों को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम रोशन है। तो इनके पास से कुल 11 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। इनके पास कुछ अवैध तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस, खोर कारतूस भी बरामद हुए। इनके पास पहले का आपराधिक इतिहास तो मिला और थाना फेज 2 के अंतर्गत ही इनके द्वारा मोबाइल चोरी की घटनाएं कुछ समय पहले करी गई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिव्य और भव्य महाकुंभ को आयोजित कराने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की है वो सचमुच में भागीरथ प्रयास की याद दिलाती है। बता दें कि मां गंगा की 3 धारा को एक धारा में प्रवाहित कर योगी सरकार का सिंचाई विभाग भागीरथ बन गया है। महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं और उसको देखते हुए सिंचाई विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है और 3 धाराओं को एक धाराओं में सम्मिलित कर जिस तरीके से सिंचाई विभाग यहां पर भागीरथ बनने की पूरी तरीके से छवि को दर्शाता हुआ और सिंचाई विभाग किस तरीके से भागीरथ की याद दिलाता है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 धाराओं को एक धारा में सम्मिलित कर समाहित कर उसको सिंचाई विभाग ने एक भागीरथ का उदाहरण पेश किया है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। 43 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा होगी। पीएम कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सवाब के साथ में आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले ही
न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी और जबकि उसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में भी द्विपक्षीय बैठक हुई थी। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा संबंधों के साथ ही दूसरे रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ अहम समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कुवैत की पीएम के साथ में द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके अलावा भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और कुवैत के बीच में ऐतिहासिक मित्रवत संबंध रहे हैं और कुवैत में भारतीयों का बहुत बड़ा समुदाय रहता है। कुवैत को बनाने में इनका अहम योगदान है। उधर राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने किसानों के एक समूह के साथ में पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम और शरद पवार के बीच कई अहम मुद्दों पर बातें हुई। अहम मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई, जिसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक मुलाकात की तस्वीर है, जहां पर अहम मुद्दों को लेकर चर्चा बताई जा रही है। उधर नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनाते हैं। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है, वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का
हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हास्य पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि फ्रेंडली चुनाव होता है, स्पिरिट वाला चुनाव होता है, ऐसा चुनाव भी नहीं था। विशेष प्रयास किया गया और वो उनकी हार को सुनिश्चित किया गया। जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले, इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही। यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके बाद 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि आंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का एक जवाब था, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब पंडित जी की एक और किताब को पढ़ते हैं, लेटर टू चीफ मिनिस्टर में एक उल्लेख है, बंबई के मेयर ने एक पत्र में बाबा साहब के आंबेडकर के जन्मस्थान मऊ में उनका स्मारक बनाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। 18 जून 1959 को पंडित जी ने कहा, सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना बिल्कुल सामान्य बात नहीं होगी। आमतौर पर स्मारक निजी पहल से किया जाता है। अपने परिवार के चाहे कोई भी सदस्य हो, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई सारे लोगों के लाखों स्मारक देश के अंदर बनाने वाले परिवार के मुखिया कहते हैं कि आमतौर पर निजी पहल पर स्मारक बनाया जाता है, क्योंकि ये स्मारक B.R. आंबेडकर जी का था। मित्रों, जब मैं एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल, पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब आंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद आंबेडकर जी को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया और ये स्पष्ट इसके अंदर उल्लेख है कि सरकार की नीतियों, विशेषकर विदेश, रक्षा और
अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई नीतियां और 370 के खिलाफ आंबेडकर जी थे। जब एक और कांग्रेस पार्टी है, बाबा साहेब आंबेडकर का कोई स्मारक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बड़ा नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जीवन के संबंधित पंच तीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब पढ़ते थे, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित चैत्य भूमि का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने आंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापरिनिर्वाण स्थल पर डॉक्टर आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया, जो लगभग 2 एकड़ में फैला है। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज आंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने जिस प्रकार से आरक्षण को भी विरोध किया, वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ती में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब,
आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहां बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। तो गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन आपने सुना कि किस तरीके से जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से सदन में के अम्बेडकर के बयान को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अपने चर्चा के दौरान उन्होंने अम्बेडकर के जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया और उनके कहीं न कहीं उनके भाषण के साथ में छेड़खानी कर उसको प्रसारित किया जा रहा है, और कांग्रेस उस पर जो है अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।